फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। स्ट्रॉबेरी आई, चेरी आई, खरबूजा आया, मीठा मीठा लाल लाल तरबूज आया। ले लो जी ले लो, पक्षियों ले लो। कालू जी आवाजें देते देते मेरी तो चोंच दर्द करने लगी है, लेकिन आज पता नहीं पक्षियों को क्या हो गया, अभी तक कोई भी नहीं आया। ग्राहक कहाँ मर गए। इन पक्षियों को भी पता नहीं क्या है, जब ताजे ताजे फल होते हैं तब लेते नहीं है, और जब गल सड़ जाते हैं फिर भी तो इन्होंने ही आके लेने होते हैं। बेचूंगी तो मैं सारे ही फल, गले सड़े फल कौन सा मैंने घर लेके जाने। फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। लाल लाल तरबूज आया, मीठा मीठा खरबूजा आया। स्ट्रॉबेरी ले लो, चेरी ले लो, आम आ गए। वो दोनों पति पत्नी इसी तरह से ही आवाजें लगा रहे थे। जंगल में कोई दूसरी फलों की दुकान ना थी। इतनी देर में कबूतर उड़ता हुआ वहां आ जाता है। पूरे जंगल में जिस भी पक्षी को फल लेने होते तो वो गोरी कवि और कालू कवे के ही ठेले पर आते, क्योंकि पूरे जंगल में सिर्फ यही दो पक्षी ही थे जिन्होंने फलों का ठेला लगाया हुआ था। गोरी बहन, मुझे आधा किलो चेरी और आधा किलो स्ट्रॉबेरी दे दो, और सुनो, दाम बेशक कुछ ज्यादा ही ले लेना, लेकिन मुझे फल बिल्कुल ताजे ताजे ही देना। मेरी बहन को स्ट्रॉबेरी और चेरी बहुत पसंद है। आज मेरी दीदी आ रही है, मैं ये फल उसके लिए ले रहा हूँ, अपनी दीदी जी के लिए। अरे कबूतर भैया, तुम तो फिक्र ही ना करो ना, मेरे पास तो सारे फल ही बहुत मजे के होते हैं और ताजे ताजे भी होते हैं। फल तो मेरे पास ऐसे होते हैं कि जो एक बार खाए वो बार बार आए। हाँ हाँ कबूतर, हमारे पास एक नंबर माल है। सिर्फ हमारे ठेले पे ही तुम्हें इतने ताजा और मीठे फल मिलेंगे, किसी और जंगल से नहीं। ये लो कबूतर, तुम्हारी आधा किलो स्ट्रॉबेरी और आधा किलो चेरी। अब इसके दाम मुझे दे दो, और बहुत मजे के फल हैं, इसको ले जाओ, खाओ और दीदी को भी। कबूतर वहां से फल लेने के बाद खुशी खुशी उड़ जाता है। आज काफी दिनों बाद उसकी दीदी आ रही थी, उसको अपनी दीदी के आने की बहुत खुशी थी। दूसरी तरफ चिड़िया गले सड़े फल लेके बैठी होती है और अपने पति से कहती है, इधर देखें राजू जी, कैसे गले सड़े फल इन्होंने हमें दे दिए। अब मैं ये फल लेके जाती हूँ और गोरी को वापस करके आती हूँ। ऐसे फल भी कोई खा सकता है क्या? तुम्हें कितनी बार कहा है कि उनकी दुकान पर ही पहले फल अच्छी तरह से चेक कर लिया करो, लेकिन तुम भी हर दफा घर आके ही देखती हो। मुझे क्या पता था, मुझे तो जाते ही कालू ने बातों में लगा दिया और फिर गोरी ने सारे गले सड़े फल ही मेरे शापर में डाल दिए। ध्यान से जाना और कोई लड़ाई ना लेना, ये तो वैसे ही लड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं, ये ना हो कि तुम्हें कोई घाव आ जाए। फिर चिड़िया वो सारे गले सड़े फ्रूट गोरी और कालू के पास ले जाती है ताकि वो इनको वापस करवा सके। ये देखो गोरी बहन, ये तो सारे ही फ्रूट गले सड़े हैं। ऐसे फ्रूट भी कोई खाता है क्या? बढ़िया ही गले सड़े, मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक फ्रूट दिए थे। अगर तुम्हारे घर में जाके गल गए हैं तो इसमें मैं क्या करूं? गोरी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो वही फ्रूट हैं जो मैं यहाँ से लेके गई हूँ। मैंने जैसे ही घर जाके ये खोले हैं तो ये तो बिल्कुल ही खराब है। आप मुझे मेरे पैसे दे दो और ये फ्रूट अपने पास रख लो। छोटी और कमजोर चिड़िया, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं मेरे आगे चलने लगी, अभी तो मैं बताती हूँ मैं। ऐसा कहते हुए गोरी पारो चिड़िया के पास जाती है और उसको अपनी चोंच से अच्छी तरह से मारती है। तुमने मुझे मारा, मैं सबको बताऊंगी। मैं पूरे जंगल के पक्षियों को बताऊंगी कि तुमसे कोई भी सब्जी और फल ना खरीदे। फिर पारो चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। अरे गोरी, तुमने उसको मारा क्यों? हमारी दुकान की सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती? जब देखो झगड़ती रहती हो। ये चिड़िया तो वैसे भी मुझे जहर लगती है, और तुमने देखा नहीं था कालू जी कैसे मेरे से जबान लड़ा रही थी? मैंने तो बस इसको मारना ही था ना। अरे चिड़िया, तुम यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? क्या बताऊं कबूतर भैया, तुम्हें तो पता है राजू जी पूरा दिन ही मजदूरी करते हैं। हमारे पास इतने दाम तो नहीं होते। हमने जैसे तैसे करके फल लिए गोरी से, लेकिन उसने सारे गले सड़े फल दे दिए। जब मैं वापस करवाने गई तो उसने मुझे अपनी चोंच से बहुत मारा। मेरी आज दीदी आ रही थी, मैंने इनसे कहा कि दाम ज्यादा ले लो, लेकिन मुझे फल ठीक तरह से देना। सारी स्ट्रॉबेरी और चेरी गली हुई उठा के दे दी।
मैं जा रहा हूँ ये वापस करवाने, और अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश की ना तो फिर देखना मैं इसका क्या हाल करूंगा। फिर कबूतर गौरी और कालू के ठेले पे आ जाता है। ये रखो अपने गले सड़े फल और मेरे पैसे मुझे वापस करो। कहा भी था कि दाम चाहे ज्यादा ले लेना, मेरी दीदी आ रही है। सारा ही गला हुआ सामान उठा के दे दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? और हाँ, मुझे चिड़िया मत समझना, अगर मेरे साथ कोई उल्टी सीधी बात की तो फिर। थोड़ा धीरज रखो कबूतर जी, ये बताओ हुआ क्या है? हमने तो तुम्हें बिल्कुल ठीक तरह से फल दिए थे, ऐसा क्या हो गया? कबूतर, बात यह है कि तुम मुझसे बड़े हो कोई 2-4 दिन, इसलिए मैं लिहाज कर रही हूँ तुम्हारी उम्र का, वरना मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक फल दिए थे, तुम्हारे पास जाके खराब हो गए हो तो मेरा क्या कसूर। गौरी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे चिड़िया मत समझना, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो। मुझे मेरे पैसे वापस दो, मैं अपने घर जाऊंगा, वरना तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ओ हेलो, ये लो अपने फल, कोई पैसे वैसे मैं वापस नहीं करने लगी, लेके जाओ इसे और जाके अपना मुंह धो, गंदी आंखों वाले। इसे कहते हैं एक चोरी और एक सीना जोरी। अब तुम देखना, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो दोनों ऐसे ही आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए थे कि वहीं पर रास्ते में से गुजरते हुए छुम छुम अंकल उनको लड़ता देख के नीचे आ जाते हैं। ठहरो, क्या बात है पक्षियों, क्यों इस तरह से आपस में झगड़ रहे हो? ये देखें अंकल जी, कौन खाएगा ऐसे फल? मैंने इससे कहा भी था कि मेरी दीदी आ रही है। ओए कबूतर, मुझे बदनाम करने की कोशिश ना कर, अब अगर तूने कोई गलत बात की तो मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। आई बड़ी मेरी चोंच तोड़ने वाली, करीब तो आ मेरे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं चिड़िया नहीं कबूतर हूँ। कबूतर बड़ा आया कबूतर हूँ कबूतर, जाके कभी नदी में अपनी शक्ल तो देख, किस तरह से गंदी आंखें। कबूतर बस करो, जो हुआ सो हुआ, तुम चलो मेरे साथ। लेकिन अंकल जी, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलो, जो हुआ सो हुआ, हमारी ही गलती है कि हम इनसे ऐसे फल लेते हैं। कबूतर का गुस्सा तो ठंडा होने को आ ही नहीं रहा था। फिर छुम छुम अंकल गुस्से में बिफरे हुए कबूतर को अपने साथ लेके चले जाते हैं। अच्छा हुआ कालू जी कि छुम छुम एंड टाइम पर ही आ गया, वरना आज तो मुझे कबूतर की आंखों में खून नजर आ रहा था, खून। तुम्हें तो कितनी बार रोका है कि हर किसी को कमजोर चिड़िया ना समझा करो, एक तुम हो कि रुकती ही नहीं, मेरी बात तुमने मानी ही कब है? छुम छुम अंकल कबूतर को लेके चिड़िया के घर पे आ जाते हैं और कहते हैं, चिड़िया, आज तो कबूतर लड़ने को तैयार बैठा था गौरी से, मैं इसको यहाँ ले आया। छुम छुम अंकल, उस गौरी ने तो आज चिड़िया को भी बहुत मारा है। एक तो गलती भी इनकी अपनी होती है, ऐसा गला सड़ा हुआ फल देते हैं और फिर बात करो तो झगड़ने पे भी यही आ जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, इस पूरे जंगल में फलों की बस एक ही दुकान है जो गौरी और कालू की है। मैं ये कह रहा था चिड़िया, राजू चिड़े का काम इतना अच्छा नहीं है, ये तो तुम जानती ही हो। वो बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, अगर तुम उसका साथ दो तो इस तरह से तुम्हारी रोजी रोटी भी खुली हो जाएगी और तुम मंडी जाके सुबह सुबह फल ले आया करो, जो यहाँ आके तुम अपने ठेला लगा के बेच दिया करो। लेकिन छुम छुम अंकल, क्या मैं ये कर पाऊंगी और मुझसे कोई फल खरीदेगा? क्यों नहीं खरीदेगा? कबूतर को मैं ये काम करने को कहता, लेकिन कबूतर का अपना कारोबार काफी अच्छा है, इसलिए तुम ही ये काम करो, हम सभी पक्षी तुमसे ही फल लिया करेंगे और इस तरह से गौरी का मुंह भी बंद हो जाएगा। तुम अपने बच्चों का भोजन लेने के लिए भी तो जाती हो, सुबह सुबह तुम मंडी चली गया करो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें एडवांस दे देता हूँ और फिर बाद में फलों में से कटवा लूंगा, इस तरह से हम सबको सुख मिल जाए। हाँ गौरी बहन, छुम छुम अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ये वाला काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर आप सभी की ही यही सलाह है तो मैं कल से सुबह सुबह जरूर मंडी जाऊंगी और फल ले आया करूँ। फिर क्या था, अगले दिन सुबह ही सुबह पारो मंडी जाती है और वो थोड़े थोड़े सारे ही फल छुम छुम अंकल से एडवांस पैसे लेके ले लेती है। पारो चिड़िया जितने भी फल लेती है वो सभी बहुत अच्छे लेती है, जो बिल्कुल भी गले सड़े नहीं होते और बहुत रसीले और मीठे होते हैं। वो अपने घर के आगे ही फलों का ठेला लगा लेती है। फिर क्या था, फिर तो सभी पक्षी बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें इतने अच्छे फल जो मिल गए थे।
जैसे ही वो ठेला लगाती है एक पक्षी उड़ता हुआ वहां आ जाता है और कहता है, अरे पहले तो यहाँ पे फलों की कोई दुकान ना थी, सिर्फ कालू और गोरी की ही दुकान थी। ये अब नई दुकान बनी है और ऐसे फल तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं। हाँ भैया, मैंने आज ही अपनी दुकान खोली है। सभी फल ही बहुत ताजे और मीठे रसीले लग रहे हैं। आप ऐसा करो, मुझे 1 किलो स्ट्रॉबेरी दे दो। ये लीजिए भैया आपकी 1 किलो स्ट्रॉबेरी, और अगर हो सके तो जंगल के सभी पक्षियों को इस दुकान के बारे में बता दीजिएगा ताकि वो भी यहाँ से आके फल ले सकें। फिर वो पक्षी वहां से खुशी खुशी अपने फल लेके चला जाता है। जंगल में आग की तरह पहले ही दिन पारो की दुकान की खबर फैल गई थी। अरे पारो बहन, ये तो बहुत ही अच्छे मीठे और रसीले फल हैं। इस तरह के फल तो आज तक गौरी ने रखे ही नहीं थे। अब मैं सभी पक्षियों को आपकी दुकान का बता दूंगी। टुनटुनी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे कालू जी, आज पक्षी किधर मर गए हैं? कितनी देर हो गई, शाम होने को है और अभी तक कोई भी पक्षी नहीं आया। कोई आएगा भी कैसे? एक एक पक्षी ने तो तुमसे मार खाई हुई है। कोई शायद ही पक्षी ऐसा हो जिसे तुमने मारा ना हो, और फिर फल भी तो गले हुए ही डाल देती हो सबको। मैं तो अपना गुस्सा बाकी पक्षियों पे इसलिए निकालती हूँ ताकि तुम बचे रहो, वरना सारे का सारा गुस्सा तुम ही पर ही तो निकलना है मेरा। अरे ये मिट्ठू तोता फल लेके कहाँ जा रहा है? इस पूरे जंगल में तो एक तुम्हारे मेरी दुकान के सिवा और कोई फलों की दुकान है ही नहीं। ये कहाँ से फल लेके जा रहा है? अरे मिट्ठू भैया, जरा इधर तो आओ, तो जरा बात सुनो इधर। जैसे ही कालू मिट्ठू तोते को आवाज देता है तो मिट्ठू तोता अपने फल लेके उड़ता हुआ उनके पास आ जाता है। अरे मिट्ठू भैया, यहाँ पर तो पूरे जंगल में फलों की दुकान कोई और है ही नहीं। तुम ये फल लेके कहाँ से जा रहे हो? हमसे तो तुमने फल नहीं खरीदे। आज सुबह ही पारो चिड़िया ने अपनी फलों की नई दुकान बनाई है और तुम देख सकती हो कितने ही फ्रेश और रसीले फल हैं। और हाँ, दाम तुमसे आधे हैं, आधे। अब तो सभी पक्षी उसी से ही लेंगे। ऐसा कहते हुए मिट्ठू तोता अपने फल उठा के वहां से उड़ जाता है। और करो तुम सभी पक्षियों से झगड़ा। हम दोनों को हमारे किए की सजा मिल गई है। अब चलो, क्योंकि यहाँ अब हमारा कोई काम नहीं। पप्पू हमारा इंतजार कर रहा होगा। पारो चिड़िया ने फल लगाए, मीठे मीठे फल लगाए। ले लो जी, ले लो पक्षियों, मीठे मीठे फल ले लो। ये देख लो कालू जी, ये अब कबूतर का बच्चा जो है ना, ये मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ से गुजरा है। चलो रे कालू जी, अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं। यहाँ जितनी देर हम बैठेंगे मक्खियाँ ही मारेंगे। चलो घर चलते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय। अपने पिता की मौत के बाद कुकू का ये रोज का काम था। वो बहुत देर तक लाल गुलाबों के बाग में बैठा रहता और बहुत सारी बातें खुद से करता रहता। पापा पापा, काश आप ना मरे होते, आप हमारे साथ होते। देखे, माँ ने इतनी मेहनत से घर बनाया था और कालू मामा ने माँ से वो घर छीन लिया। माँ की मेहनत से बनाया हुआ घर कालू के पास है और हम अभी भी बेघर हैं। बारिश में भीगती रहती है हमारी माँ। अरे उठ रे कबूतर, तू तो बहुत ही आलसी है। बहुत दिनों से तूने आलस की हुई है। बारिश में तेरे लिए मसला हो जाता है। मिट्ठू के घर कब तक रहेगा? अब अपना घर बनाने का सोच। ऐसा कह के कबूतर वहां से उड़ जाता है और उसको बहुत जल्द ही लकड़ियां मिल जाती हैं जो बहुत मजबूत थी। अरे अच्छा हुआ, ये मजबूत और अच्छी लकड़ी मिल गई मुझे। अब ले जाता हूँ इनको और घर बनाता हूँ। बस वो ऐसा ही करता है, अपना घर बना के रहने लगता है। इधर मिट्ठू ने तो पहले से ही अपना घर बना लिया था। कालू कौवे ने चिड़िया का बनाया हुआ घर उससे छीन लिया था। हर बरसात की तरह कालू कौवा दूसरे परिंदों से ही घर छीन के उसमें रहने लगता था। यहाँ बेचारी पारो चिड़िया इतनी मेहनत से अपना घर बनाती है, लेकिन वो कालू कौवा के छीन लेने के बाद फिर से बाहर घोंसले में बैठी होती है और बहुत चिंतित होती है। आज भी बादल बने हुए हैं, बारिश हुई तो आज फिर से पूरी रात भीगना पड़ेगा। कुछ देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश होती है तो अपने घर के सामने वाले दरख्त के सुराख में पारो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को रख देती है। बच्चों के लिए तो पारो चिड़िया ने वो जगह देख रखी थी, लेकिन उसके अपने लिए कोई जगह ना थी, क्योंकि दरख्त के सुराख में सिर्फ बच्चों की ही जगह बनती थी। खुद वो पूरी रात भीगती रहती है।
अगले दिन सुबह उठ के वो फौरन ही अपनी लाली बुआ के घर जाती है। लाली बुआ उसकी दूर की रिश्तेदार थी और उसकी कोई औलाद भी ना थी। वो सोचती है कि लाली बुआ अपने घर में मुझे रहने देगी। थोड़ी देर में पारो चिड़िया लाली बुआ के घर पहुंच जाती है। वो लाली बुआ के पास आके बैठती है और कहती है, लाली बुआ, आप तो जानती हैं कि जो घर मैंने मेहनत करके बनाया था वो कालू कौवे ने मुझसे छीन लिया है। अब मैं दो छोटे छोटे बच्चों को लेके बारिश में भीगती रहती हूँ। बच्चों को तो मैं किसी तरह से सुरक्षित कर लेती हूँ, लेकिन खुद मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ दिन बरसात के दिनों में आपके घर में हम ठहर जाएं। लाली बड़े मजे से खाना खाते हुए बोलती है, अरे ना पारो, तू ये कैसी बातें करती है? तुझे तो पता है कि सारी जिंदगी मैंने बिना ही किसी के गुजारी है। मुझे तो अकेले रहने की आदत है। मैं किस तरह से भला तुम लोगों के साथ रह सकती हूँ? और दूसरी बात, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, घर को गंदा करेंगे। मुझसे नहीं अब ये सफाई वगैरह होती। तू किसी और के घर में ही ठहर जा, ऐसा कर, मुझसे ये उम्मीद ना रखना। दूसरे साइड पे कुकू भी अपने लाल गुलाबों के बाग की तरफ उड़ जाता है, जो उसकी तन्हाई का सहारा था, और वहां बैठ के कहता है, पापा, मेरे प्यारे पापा, आप आ जाएं। आप होते थे तो ऐसा नहीं होता था। अब मुझसे मम्मा की हालत देखी नहीं जाती। हमारे लिए तो सुरक्षित जगह ढूंढ लेती हैं मम्मा, लेकिन खुद वो भीग भीग के बीमार हो गई हैं। वो यही बातें ही कर रहा होता है कि वहां दो तितलियां आ जाती हैं। प्यारे दोस्त, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हम तुम्हें रोज बैठ के देख रही होती हैं, तुम यहाँ बहुत उदास बैठे होते हो। क्या बताऊं तितलियों, मेरा कोई दोस्त नहीं। हम दो भाई हैं। हमारी मम्मा हमारे लिए बहुत मेहनत करके भोजन लाती हैं। उन्होंने हमारे लिए घर भी बनाया, जो हमारे कालू अंकल ने खींच लिया। हमारी मम्मा रोज पानी में भीगती हैं और इसीलिए मुझे बहुत चिंता होती है उनकी। अच्छा, तो ये बात है, तुम फिक्र मत करो। एक जादूगर उल्लू का पता मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम उन उल्लू के पास जाओ, वो अच्छे पक्षियों की मदद करते हैं। तुम उन जादूगर उल्लू के पास जाओ। क्या सच में वो हमारी मदद करेंगे? और क्या वो हमें घर भी दे सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं पक्षियों की मदद करते हैं जो बहुत मन के सच्चे होते हैं और जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम अच्छे पक्षी हो, तुम्हारी मम्मा भी अच्छी ही है। कुकू घर आते ही अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा प्लीज आप जाइए ना, आप जाएंगी ना? आप जरूर जाइएगा उस उल्लू पक्षी के पास। वो जादूगर उल्लू हमारी मदद करेंगे। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। पता नहीं तुम्हें किसने गलत बात कर दी। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या कोई जादू के साथ हमें घर दे सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे लिए भी तो सुरक्षित जगह मैंने ढूंढ रखी है। मम्मा प्लीज आप मेरे कहने के ऊपर एक बार उस उल्लू चाचा के पास जाइए तो सही। जादूगर उल्लू हमारी जरूर मदद करेंगे। मेरी दोस्त तितलियों ने यूं ही नहीं की मेरे से बात। अच्छा बच्चों, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो सुबह होते ही मैं ज़रूर उनके पास जाऊंगी। जिस दिशा का तुमने मुझे बताया है, मैं उसी साइड पर ही जाऊंगी उनसे मिलने। फिर क्या था, उस दिन भी जोरों की बारिश होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में तो होता ही ऐसे है, कभी ही जाके बारिश रुकती है तो दूसरे लम्हे फिर से शुरू हो जाती है। तो बस फिर से चिड़िया वही काम करती है, बच्चों को सुरक्षित रख के खुद भीगती रहती है। इस बार तो बारिश बहुत ही तेज हुई थी और वो बिल्कुल तूफान की शक्ल में आ गई थी, और जिन पक्षियों के घर लकड़ियों के बने हुए थे उनके घर भी गिर जाते हैं। कालू का घर भी गिर जाता है और लाली बुआ को तो अपने किए की ऐसी सजा मिली कि उसका घर तो बाढ़ के पानी में डूबने ही लगा। लाली ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई। पूरा एक दिन बारिश जारी रहती है और उसके बाद जैसे ही बारिश रुकती है तो अपने बच्चों के कहने पे पारो उसी दिशा में ही चल पड़ती है। वो उड़ती हुई उल्लू के पास जा रही होती है कि दूर से उसको एक पंपकिन का पेड़ नजर आता है और वहाँ एक उल्लू बैठा होता है। वो उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। तो उल्लू जी, आप सच में हो? मैंने तो समझा था कि बच्चों ने ऐसे ही बात कर दी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पंपकिन का इतना प्यारा घर बिना जादू के ही बन गया हो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो चिड़िया, ये जादू का ही घर है, लेकिन मैं उन्हीं पक्षियों की मदद करता हूँ जिनका कोई नहीं होता और जो मन के सच्चे होते हैं और जो बुरे काम नहीं करते।
फिर पारो पूरी की पूरी बात उल्लू को बता देती है कि किस तरह से उसके पति नहीं है और उसने घर बनाया जो कालू ने खींच लिया उससे। इस पर उल्लू एक जादुई पानी पारो को दे देते हैं और साथ में कहते हैं, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन पारो चिड़िया फिक्र ना करो, तुम इस पानी को किसी भी फलों के पेड़ की जड़ों में डाल देना और उसी दरख्त का एक फल इस पानी के जाने के बाद बड़ा हो जाएगा जो तुम्हारे घर की शक्ल में आ जाएगा। तुम वहां पर आराम से रह सकती हो और हाँ, उस घर को किसी बारिश से कोई खतरा नहीं होगा। ये सुन के पारो खुश हो जाती है और उल्लू का धन्यवाद करती हुई वहां से उड़ती हुई अपने घर को आ जाती है। पारो चिड़िया के घर के बाहर बहुत से फलों के पेड़ थे। वो जाके सेबों के दरख्त के जड़ों में वो सारा पानी डाल देती है। जैसे ही सारा पानी उसकी जड़ों में जाता है तो उसी सेब के दरख्त से एक बड़ा सारा सेब ऊपर जाके एक घर की शक्ल में आ जाता है। सच में वो एक मजबूत और खूबसूरत घर होता है। पारो चिड़िया देख के तो बहुत ही खुश हो जाती है। बस फिर क्या था, वो और उसके बच्चे उस घर में रहने लगते हैं। अब उसे किसी बरसात का कोई डर नहीं था। तो इस तरह से उसको उसकी अच्छाई का अच्छा सिला मिलता है और बाकी के पक्षी बेचारे बारिश में बैठ के भीगते रहते हैं, जिनमें लाली बुआ भी होती है और कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कवि भी भीगते रहते हैं।